देखिए ये हम जैसे इसमें हम लोग पढ़ाए लोग बीपीएससी में, तो उसमें हूबहू क्वेश्चन आया। अब ये किताब है, इसका नाम है पॉकेट जीके। ये 2.5 साल में आपने इस किताब को तैयार किया? 2.5 साल लगा इसको बनाने में। और ये पॉकेट जीके उन बच्चों के लिए पढ़ाया गया कि जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं या नहीं आ सकते हैं। अब इसमें दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जो वनडे एग्जाम है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हमको भी भरोसा है इससे आएगा, तो आएगा क्वेश्चन यहाँ पे, और हर हाल में इससे आना ही आना है। अब साथियों, खान सर की पॉकेट जीके बुक पढ़ते हैं और आज हम इसमें पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी यानी कि संविधान। बहुत ही अच्छा संविधान पढ़ाया गया है इस बुक में, बहुत ही बेस्ट एकदम। इतना अच्छा संविधान मैंने किसी बुक में नहीं देखा। चलो आज इसमें देखते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं। वन लाइनर बुक है, वन लाइनर बुक के हिसाब से ही देखते हैं। भारत का संविधान, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ेंगे। ये है, एक बार संवैधानिक विकास देख लेते हैं, ये अधिनियम देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन यानी कि ईस्ट इंडिया अधिनियम कब आया? 1773 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चला। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कब चला? 1773 से 1858 तक। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 ईस्वी में आया था। आगे है सन 1781 का संशोधन अधिनियम आया। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में आया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत शासन अधिनियम के द्वारा कौन सा काम किया गया, क्या काम किया गया। तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में, और संशोधन अधिनियम 1786 में, और चार्टर एक्ट 1792 में। और चार्टर एक्ट आया था एक 1813 में, दूसरा 1833, अगला 1853 में। आगे देखते हैं। अब ब्रिटिश ताज का शासन आ गया। तो ब्रिटिश ताज का शासन कब तक चला? 1858 से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन का शासन चला। 1858 से आगे है, ये है भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और भारतीय परिषद 1909। फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919। फिर आगे आया साइमन कमीशन 1927। उसके बाद आई नेहरू रिपोर्ट 1928। भारत शासन अधिनियम 1935। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, और क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में, और वेवेल योजना 1945 में, और कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। आ गया माउंटबेटन योजना कब आई? 1947 में, और बाल्कन प्लान कब आया? 1947 में। और क्या आया 1947 में? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ही आया। अब आगे विस्तार से पढ़ते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या काम हुए? तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के नाम दिया गया। मतलब पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल नाम पुकारा जाने लगा, तथा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में। क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा था। और ये किसके शासनकाल में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। आगे है, पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली, और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। आगे है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे।
अब मुख्य क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि उच्चतम न्यायालय, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था उसका? एलिजा इम्फे। ये एलिजा इम्फे पूछा जाता है। तथा अन्य तीन न्यायाधीश थी। आगे है, अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे चलते हैं। आगे है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें था ब्रिटिश सांसद बक्र के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। तो ये किसके सुझाव पर लाया गया? सांसद, ब्रिटिश का सांसद था एक बक्र, ब्रिटिश का सांसद बक्र के द्वारा यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को क्या कहा जाता है? बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है इस एक्ट को। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो कलकत्ता सरकार को बंगाल और बिहार और उड़ीसा का भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। आगे इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। तो राजस्व मंडलों की स्थापना किस एक्ट द्वारा की गई? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। चलो आगे देखते हैं। आगे पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। तो इसका उद्देश्य था जो कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषद के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 हो गई। तो प्रांतीय परिषदों की भी संख्या 1 घटा दी गई और गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की भी संख्या 1 घटा दी गई। चलो आगे देखते हैं। आगे है तो 1784 एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ और कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण हो गया। तो दोहरे शासन का प्रारंभ भी 1784 के अधिनियम के द्वारा कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गई। आगे है, इसको छोड़ते इसे पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। आगे है 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो कंपनी भारत में व्यापार की कंपनी आई थी उसका एकाधिकार 20 वर्ष के लिए आगे के लिए बढ़ा दिया। आगे देखते हैं। आगे है चलो इनको आप पढ़ लेना खुद ही, अगर आपको देखना है तो वीडियो को रोक कर पढ़ लेना। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1883 का अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम और 1858 का भारत शासन अधिनियम। आगे है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। आगे है 1865 का अधिनियम, 1873 का चार्टर एक्ट और 1869 का अधिनियम, 1873 का शाही उपाधि अधिनियम, 1876 का, ये देखते हैं 1876 का शाही उपाधि अधिनियम में 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन आता है, भारत की सामग्री घोषित महारानी विक्टोरिया को कब किया गया? तो 1876
ईस्वी को किया गया। आगे देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आगे आ गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्वेश्चन आता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में आया। मार्ले इसमें सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित थी। तो मार्ले मिंटो अधिनियम क्या था? फूट डालो और राज करो। आगे है, इस अधिनियम के कारण तात्कालिक भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिक का जनक कहा जाता है। तो सांप्रदायिक का जनक कैसे कहा जाता है? लॉर्ड मार्ले को। चलो आगे है, पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति। तो पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त हुए। और पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति हुई। आगे मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई मार्ले मिंटो के द्वारा। मार्ले मिंटो 1909 के अधिनियम के द्वारा। नोट में है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला कौन था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आगे है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये आप पढ़ लेना, अगर आपको देखना तो वीडियो रोक के। भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब सबसे ज़्यादा भारत के संविधान संशोधन में भारत शासन अधिनियम ही मील का पत्थर बना है। आगे है, भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आगे है, केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। पहली संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे। संघीय सूची में 59 विषय थे। राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से शामिल किए थे। और अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल यानी वायसराय को सौंप दी गई। अवशिष्ट शक्तियाँ वो थी जो इन तीनों से अलग विषय बची। आगे है, संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का गठन भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा? दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर। दास्ता का घोषणा पत्र, दास्ता का चार्टर। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो
पूरी बुक पढ़नी है या देखनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।